आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया और मैं हूं प्रदीप कुमार। मित्रों, हम देख रहे हैं किस प्रकार से भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव की स्थिति है, किस प्रकार से भारत में आतंकवाद एक तरह से लगातार हमारे किस्मत पे सट चुका है। तो ऐसे ही परिस्थितियों में एक सवाल उठता है, ये है कि भारत की सीमा इतनी असुरक्षित हुई कब से कि कोई भी आतंकवादी यहाँ आता है और घुसकर एक साथ 28 लोगों की हत्या कर जाता है। खैर, ये बात सच है कि इधर के 10 वर्षों के दौरान भारत में आतंकवादी घटनाओं की संख्या में कमी आई है, इस बात से कहीं कोई इनकार नहीं है। लेकिन फिर भी आतंकवादी आते हैं, चले जाते हैं। उसके बाद ठीक है कि भारत भी अब थोड़ा बदला हुआ स्वरूप है। जब पाकिस्तान को कुछ बया चखा देता है मीडिया में लगातार, उसके बाद 6 महीने साल भर तक लगातार वो चीज़ें बनी रहती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि भारत की सीमा असुरक्षित क्यों है? क्या इस प्रकार की घटनाएं 9/11 के बाद अमेरिका में कभी संभव हुआ? आपको जवाब मिलेगा नहीं। क्यों नहीं हुआ? क्या इस प्रकार से कोई भी जो गुट कहते हैं, कह सकते हैं आप, कोई भी ग्रुप कह सकते हैं, इजराइल में जाकर घटना करके सुरक्षित वापस आ जाए, ऐसा संभव है? हमने देखा कि विगत वर्षों में इजराइल में किस प्रकार से हमास के आतंकवादियों ने वहां पर जिस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दिया। उसके बाद इजराइल ने क्या किया उन आतंकवादियों के साथ? मिट्टी में मिला दिया गाजा सिटी को। भारत क्यों नहीं कर पाता है ऐसा? क्या अंतर है भारत में और इजराइल और अमेरिका की सोच में? क्योंकि ये चीजें सामर्थ्य से अधिक सोच पर निर्भर करता है। सामर्थ्य की अगर बात करें तो इजराइल तो एक बहुत ही छोटा सा देश है भारत की तुलना में। कई महानगर ऐसे हैं भारत के जिसकी आबादी इजराइल से अधिक है। अगर हम बात करें मुंबई, दिल्ली जैसे महानगरों की, तो उसकी आबादी इजराइल से कई गुना ज़्यादा है। लेकिन फिर भी हम उन चीज़ों पे नियंत्रण नहीं कर पाते, उन शक्तियों को उतनी मजबूती से करारा जवाब नहीं दे पाते जितनी मजबूती से अमेरिका ने कभी दिया और लगातार इजराइल देता आ रहा है। कई अन्य देश भी है। तो सवाल ये उठता है कि भारत जैसा दुनिया का प्राचीन देश, जो एक समय में दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति हुआ करता था, एक तरफ विश्वगुरु भी कहा जाता था ज्ञान के क्षेत्र में, दूसरी तरफ आर्थिक महाशक्ति भी कहा जाता है कि 30% विश्व व्यापार में भारत का हिस्सा हुआ करता था। तो हम आर्थिक महाशक्ति भी थे। शिक्षा के क्षेत्र में पूरे दुनिया भर से छात्र आते थे भारत में पढ़ाई करने के लिए। हमारे तक्षशिला विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालयों में, वल्लभी विश्वविद्यालयों में, विक्रमशिला। आज क्या स्थिति है? भारत के लाखों छात्र प्रतिवर्ष पढ़ाई करने कहां जाते हैं? अरे अमेरिका तो बहुत दूर है मेरे भाई। बांग्लादेश जैसे देशों में जाना पड़ता है उनको शिक्षा प्राप्त करने के लिए। तो ये तो हमारी शिक्षा के स्तर में जो गिरावट आई है उसका एक नमूना भर है कि भारत में कई छात्रों को मेडिकल की पढ़ाई, चूंकि मेडिकल की सीट कम है भारत में, तो उसकी पढ़ाई करने के लिए बांग्लादेश, चीन जैसे देशों में, ताइवान, यूक्रेन जैसे देशों में। आपको याद होगा 2 साल पहले जब रसिया और यूक्रेन में युद्ध शुरू हुआ तो कैसे वहां भारत के लाखों छात्र यूक्रेन और रसिया में फंसे हुए थे, जिनको लाने के लिए विशेष प्रयास करना पड़ा भारत सरकार को। तो ये भारत जो दुनिया में विश्वगुरु हुआ करता था, दुनिया भर के छात्र भारत पढ़ाई करने आया करते थे, उस भारत में छात्रों को पढ़ाई करने के लिए भारत से बाहर जाना पड़ता है। तो सबसे सवाल नंबर 1 ये है। दूसरा सवाल यह भी है कि हमारी जो प्राचीन शिक्षा की परंपरा रही, उस पर क्यों नहीं आज हम विचार करते? हमारे यहां शिक्षा का मतलब कभी भी केवल शास्त्र शिक्षा नहीं था। शास्त्र और शस्त्र दोनों की शिक्षा गुरुकुल में एक साथ दी जाती थी। क्या आज अगर हमारी शिक्षा व्यवस्था में वो बात होती कि हर एक विद्यार्थी को
शास्त्र के साथ शस्त्र की भी शिक्षा अगर दी जाती, अगर देश के नागरिकों का शस्त्रीकरण होता, तो क्या भारत की सीमाएं असुरक्षित होती? यह सबसे बड़ा सवाल है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये शस्त्रहीन हम कब से हो गए? और आप याद कीजिए, जब से शस्त्रहीन हुए हैं तभी से भारत की सीमाएं असुरक्षित हुई। अगर ऐतिहासिक घटनाओं की बात करें अगर हम, तो हमारा इतिहास, तो अगर सम्राट अशोक की ही बात करें तो सम्राट अशोक के कार्यकाल में भारत की सीमाएं कहां से कहां तक थी बताने की आवश्यकता नहीं है। इतिहास के विद्यार्थी बहुत बेहतर बता सकते हैं इस विषय को। लेकिन क्या ऐसा हुआ जब सम्राट अशोक शस्त्रहीन हुआ, उसके बाद के भारत का इतिहास, चाहे वो सिकंदर और सेल्यूकस की बात हो, चाहे आज के भारत में जैसे मोहम्मद और लश्कर तैयबा की बात हो, भारत की सीमा तभी से असुरक्षित होनी शुरू हुई जब तक हमारे गुरुकुलों में, चाहे वो स्वामी विश्वामित्र हो, चाहे वो संदीपनी आश्रम हो, हर जगह हमने देखा। आज मैं ये वीडियो जब शूट कर रहा हूं तो मैं मिथिला में हूं। जस्ट यहां से 2 किलोमीटर की दूरी पर उच्चैठ दुर्गा स्थान है, जहां पर कि रामायण के दिनों में जितने भी ऋषि मुनि अयोध्या से जनकपुर जाते थे तो यहाँ पे रुका करते थे वो। इसी से कुछ किलोमीटर की दूरी पर अहिल्या स्थान भी है। तो ये शक्ति स्थल माना जाता है। जानकी का स्थल मतलब मिथिला मतलब शक्ति स्थल, और ये उच्चैठ दुर्गा स्थान भी एक शक्तिपीठ है। तो ऐसे शक्तियों का केंद्र भारत की सीमाएं, अगर मैं देखूं तो ये क्षेत्र भी जहां मैं खड़ा होकर आज ये वीडियो शूट कर रहा हूं, ये मिथिला का क्षेत्र, मिथिला की सीमाएं नेपाल से मिलती है, बांग्लादेश से मिलता है, जो कटिहार, अररिया, पूर्णिया, किशनगंज का इलाका है। क्या हमारी ये सीमाएं सुरक्षित है? विगत दिनों, कुछ दिन पहले हमने देखा कि किस प्रकार से चीन के 4 नागरिक अवैध रूप से भारत में प्रवेश कर रहे थे। क्या ये सीमाओं की सुरक्षा केवल मिलिट्री, पैरामिलिट्री फोर्सेज और पुलिस कर्मियों की जिम्मेवारी है? क्या उनके बलबूते पे ये पूरे देश की सीमा, भारत जैसे विशाल देश की सीमा की सुरक्षा संभव है? शायद नहीं। समस्या कही जाती है कई बार कि समस्या घटनाओं में नहीं होती है। घटना तो समस्या का परिणाम होता है। घटनाएं घटती इसलिए है कि हम समस्या की गंभीरता को नहीं समझ पाते या उसका एहसास नहीं कर पाते। आज अगर हम बात करें मिथिला की, तो हमने सुना है, चाहे मुंबई में हुआ सीरियल धमाका रहा हो, चाहे कोलकाता में जो वहां एम्बेसी में बम विस्फोट हुआ था उसकी बात हो, हर जगह दरभंगा और मधुबनी मॉड्यूल जो है की चर्चा होती रही है। PFI SDPI की बात होती रही है, और उसके जो एक तरह से प्रोजेक्ट 1947 है उसकी चर्चा होती है बार बार। फिर भी इन सीमाओं को सुरक्षित करने का कोई प्रयास सरकार की तरफ से नहीं है। तो समस्या कहाँ है? समस्या केवल सरकार में है या समाज में भी है? सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि हमारी सुरक्षा के लिए, एक व्यक्ति की सुरक्षा, उसकी जान की सुरक्षा, क्या केवल 140 करोड़ आबादी की सुरक्षा कोई भी फोर्स के बल पर संभव है? क्योंकि एक कहावत है कि चाहे वो सतयुग रहा हो, द्वापर रहा हो, कलयुग रहा हो, आसुरी शक्तियां तो हर वक्त रहेंगी, हर काल में रहेगी। तो एक बात तो तय है ना कि हर असुर का मुकाबला करने के लिए भगवान स्वयं नहीं आते हैं। आज वैसे नरसिंह जयंती है आज, ठीक है। हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए भगवान नरसिंह रूप पे अवतार लिए थे, आधा सिंह और आधा मानव के रूप में, इसीलिए उन्हें नरसिंह कहा जाता है। लेकिन चूंकि नरसिंह, हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए भगवान नरसिंह को खुद धरती पर आकर उसका वध करना पड़ा, उसके पीछे कारण क्या था? इसलिए कि हिरण्यकश्यप ने सीधा भगवान को चुनौती दिया था।
इसीलिए उन्होंने अपना बदला खुद लिया। लेकिन भगवान ने पांडव के साथ जो अन्याय हुआ था, पांडवों के साथ जो अन्याय हुआ था, उसका बदला भगवान श्री कृष्ण ने खुद नहीं लिया था। उसका बदला लेने के लिए अर्जुन को माध्यम बनाया था, भीम को माध्यम बनाया था, युधिष्ठिर माध्यम बने थे। तो सवाल ये उठ रहा है कि जब भगवान खुद कहते हैं कि आप हर व्यक्ति की अपनी जो सुरक्षा है उसकी जिम्मेवारी, भगवान तो मदद करते हैं। भगवान तो नहीं आएंगे आपकी समस्याओं से लड़ने के लिए। भगवान तब आएंगे जब उन्हें परेशानी होगी। जैसे हिरण्यकश्यप ने परेशान किया था, चुनौती दिया था, रावण का संहार करने के लिए भगवान आए थे। जब भगवान राम को रावण ने चुनौती दिया था, उनकी पत्नी का अपहरण करके माता सीता का अपहरण किया था। लेकिन हमारी सुरक्षा, व्यक्तिगत सुरक्षा की का जहां तक सवाल है, उस सुरक्षा की जिम्मेवारी किसे लेनी होगी? हमें स्वयं लेनी होगी ना। हमारी सुरक्षा के लिए भगवान श्री कृष्ण आ सकते हैं, हमारे सारथी बनकर आ सकते हैं। तीर का संधान तो अर्जुन को ही करना पड़ेगा। और अर्जुन के पास अगर कोई द्रोणाचार्य होगा ही नहीं, द्रोणाचार्य केवल व्याकरण और दर्शन पढ़ाएंगे, अगर कृपाचार्य, वशिष्ठ हो चाहे विश्वामित्र हो, इनकी शिक्षा केवल किताबी शिक्षा रहेगी अगर, तो फिर आसुरी शक्तियों से भारत की जनता की रक्षा कौन कर सकता है? आतंकवाद से कौन बचाएगा इस देश को? इसीलिए इस देश की सुरक्षा करने की जिम्मेवारी, इस देश की सीमाओं को सुरक्षित करने की जिम्मेवारी किसी सरकार के द्वारा संभव नहीं है। इस देश की 140 करोड़ की आबादी को ही इसकी जिम्मेवारी उठानी होगी। और इसके लिए शिक्षा नीति में परिवर्तन की आवश्यकता है। नई शिक्षा नीति मोदी जी भी लेकर आए। दुर्भाग्य, आप देखिए कि आज से 25-30 साल पहले जिस प्रकार से स्कूलों में एनसीसी वगैरह जितना अधिक सक्रिय हुआ करता था, आज नहीं है। आज जब बात चल रही थी भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध की, सिविल डिफेंस का मामला आ रहा था। आज से 25 साल पहले जो एनसीसी की गतिविधियां हुआ करती थी, वो गतिविधि भी आज नहीं है वर्तमान में हमारे देश के अंदर उपलब्ध। स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स के पास किसी भी प्रकार की अपनी आत्मरक्षा की कोई क्षमता ही नहीं है। हमारे घरों में एक लाठी तक नहीं मिलती है। ऐसी परिस्थिति, ऐसा समाज की मानसिकता बदल कर रख दिया गया है। उसमें केवल हम अगर भगवान, चूंकि सम्राट अशोक से बात मैंने शुरुआत किया था, तो सम्राट अशोक का निशस्त्रीकरण कब हुआ? जब बौद्ध वो बने। लेकिन उसके बाद से लगातार देश में जिस प्रकार से मुगलों का आना हुआ, उसके बाद से अंग्रेजों का आना हुआ, वो तो चाहते ही थे कि हमारे यहाँ की गुरुकुल परंपरा खत्म हो जाए। हमारे यहाँ जो किसी भी व्यक्ति को शस्त्र शिक्षा, हमारे यहाँ शस्त्र शिक्षा केवल वशिष्ठ के आश्रम में भगवान राम के लिए नहीं था, केवल संदीपनी मुनि के आश्रम में भगवान श्री कृष्ण और बलराम के लिए नहीं था, बल्कि उसी गुरुकुल में सुदामा की भी शिक्षा की व्यवस्था वही हुआ करती थी। वन स्कूल सिस्टम, सिंगल एजुकेशन सिस्टम की आवश्यकता है देश को, जहां पर कि शास्त्र के साथ शस्त्र की भी शिक्षा दी जाने की आवश्यकता है। तभी भारत की सीमा सुरक्षित रह सकती है। वरना हम किसने भी अपने देश में मिलिटराइजेशन कर लें, अग्निवीर या कई नई योजना, कोई भी नई योजना लेकर आए, तो उनके बल पे केवल पुलिस कर्मियों की संख्या बढ़ा दें तो पुलिस राज बन सकता है। तो पुलिस राज में कन्वर्ट करना और देश की सीमाओं को सुरक्षित करना, दोनों में अंतर है। इसीलिए वह समाज ही सुरक्षित है जिस समाज के अंदर आत्मरक्षा करने की क्षमता है। आज दुर्भाग्य है कि इस देश के अंदर आम जनता के स्तर पर अपनी सुरक्षा, अपनी समाज की सुरक्षा, अपनी सीमाओं की सुरक्षा के प्रति कोई जागरूकता नहीं है। और यही तो लॉर्ड मैकाले चाहता था, यही तो मुगल आक्रमणकारी चाहते थे।
आप याद कीजिए ना, मुगलों ने यहाँ आने के बाद क्या क्या किया। सबसे पहला काम किया, गुरुकुल बंद करवाया, संस्कृत शिक्षा बंद करवाई। बदले में क्या हुआ, अरबी फारसी माध्यम बना शिक्षा का। मदरसा शिक्षा की शुरुआत हुई, गुरुकुल बंद हो गए, संस्कृत विद्यालय बंद हो गए, लेकिन उर्दू फारसी अरबी की पढ़ाई शुरू हो गई। एक नई भाषा उर्दू का जन्म हो गया, जिसे कहा गया गंगा जमुनी भाषा, गंगा जमुनी संस्कृति। अरे यार, गंगा भी हमारा, यमुना भी हमारा। उसके बाद लॉर्ड मैकाले का तो उद्देश्य ही था, उसने कहा भी था कि हम ऐसी शिक्षा देना चाहते हैं भारत को जो हमारे जाने के बाद सभी लोग हमारे जैसे बन जाए। सही कहा था। आज इंग्लैंड भी सुरक्षित नहीं है, उनके यहां भी लंदन की क्या स्थिति है, लंदन में कभी कोई भी बम मार के चला जा सकता है। तो इसीलिए भारत को, और ये कोई नरेंद्र मोदी, कोई राहुल गांधी नहीं करने वाले हैं भाई। देश की जनता को जागने की आवश्यकता है और सरकार पर इस प्रकार के दबाव बनाने की आवश्यकता है, मीडिया को समझने की आवश्यकता है, सिविल सोसाइटी को जागने की आवश्यकता है, विचार करने की आवश्यकता है। क्योंकि भारतीय शिक्षा परंपरा की एक और विशेषता रही है कि हमारे यहाँ केवल व्याख्यान, जैसे मैं दे रहा हूँ ना लेक्चर, ये लेक्चर है केवल। ये शिक्षा तभी प्रभावी होती है जब इन लेक्चर्स पे शास्त्रार्थ होती हो। हमारे यहाँ शास्त्रार्थ की परंपरा रही है, शास्त्र शिक्षा और फिर शास्त्रार्थ कि शास्त्र का वास्तविक अर्थ क्या है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।